Afternoon friends, welcome to today's lecture of types of chemical reactors. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे केमिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, अगर हम केमिकल रिएक्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली तीन तरीके के केमिकल रिएक्टर्स को उनके ऑपरेशन के बेसिस पे तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. सबसे पहला टाइप होता है बैच रिएक्टर. सेकेंड टाइप होता है मेरा CSTR, कॉन्टिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर. थर्ड टाइप होता है मेरा PFR, प्लग फ्लो रिएक्टर. फ्रेंड्स, इन तीनों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में कवर कर रहा हूं. पहले हम बात करते हैं बैच रिएक्टर के बारे में. अगर आप बैच रिएक्टर को देखेंगे तो बैच रिएक्टर के केस में बेसिकली आपके जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो देखिए रिएक्टर के अंदर आ गए. इसके बाद में रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है और ये मटेरियल बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर दिया जाता है. सो फ्रेंड्स, याद रखिए बैच रिएक्टर के केस में आप दो या फिर उससे ज्यादा कंपोनेंट्स आप किसी भी रिएक्टर में ऐड कर सकते हैं. ऐड करने के बाद में रिएक्शन को उसके अंदर ही कंप्लीट होने दिया जाता है. तब तक आपका जो डिस्चार्ज वाल्व है जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है तब तक आपका डिस्चार्ज वाल्व बंद रहेगा. जब आपका रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आप उसकी सैंपलिंग करवाते हैं. जिस भी चीज से आपको पता चलता है कि आपका रिएक्टर कंप्लीट हो गया है या फिर टेम्परेचर प्रोफाइल से आपको पता चल सकता है, उसके बाद ही आप डिस्चार्ज वाल्व खोलेंगे और उस मटेरियल को आगे की तरफ ट्रांसफर लिया जाता है. सो फ्रेंड्स, याद रखिए बैच रिएक्टर के केस में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स हम ऐड करते हैं. जो रिएक्शन होता है वो बैच मोड में होता है. रिएक्शन होने के बाद ही डिस्चार्ज वाल्व ओपन किया जाता है और मटेरियल को आगे ट्रांसफर के लिए लिया जाता है. सो फ्रेंड्स, होप बैच रिएक्टर आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करेंगे आपका CSTR, कॉन्टिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर के बारे में. सो फ्रेंड्स, CSTR के केस में आपका क्या रहता है, अच्छे से समझिएगा. आपका रिएक्टेंट्स आपके कॉन्टिन्यूअस यहां से इन होते रहते हैं और प्रोडक्ट जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस रेट से यहां से बाहर विड्रॉ होता रहता है. रिएक्टेंट्स आपके 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं. ये देखिए आप डायग्राम में यहां से आपके रिएक्टेंट हैं वो आपका इन हो रहा है. ये माना जाता है कि इसमें जो रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियसली जैसे ही रिएक्टेंट्स अंदर हुए ये आपका कंप्लीट हो जाता है. सो फ्रेंड्स, आपका इस केस में डिस्चार्ज वाल्व हमेशा खुला का खुला ही रहता है. फ्रेंड्स, याद रखिएगा रिएक्टेंट्स आपके कॉन्टिन्यूअस आते रहते हैं, अंदर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है. ये देखिए रिएक्टेंट्स आपके आ रहे हैं, अंदर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो रही है और कॉन्टिन्यूअस विड्रॉ होता रहता है. इस केस में बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आते हैं. जो डेड जोन्स रहते हैं वो फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं और कुछ जो आपका रॉ मटेरियल है वो हो सकता है कि इंपेलर से थोड़ा दूर से चला जाए, मींस इंपेलर को बाईपास करते हुए निकल जाए. ये दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो फ्रेंड्स, CSTR के केस में कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर में मटेरियल इन होता है और कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट विदड्रॉ होता रहता है. फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें हम एज्यूम करते हैं परफेक्ट मिक्सिंग हो रही है. सेकेंड थिंग, रिएक्टेंट जो भी है मेरा वो इंस्टेंटेनियसली और यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है रिएक्टर में. आउटपुट का जो भी कंपोजिशन मेरे को आउटपुट में मिल रहा है वो कंपोजिशन मेरा इनपुट के रिएक्टर के अंदर के कंपोजिशन से बिल्कुल सिमिलर होता है और इसको बेसिकली हम यूज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, आपका बैच रिएक्टर और CSTR के बीच में डिफरेंस क्या होता है. बैच रिएक्टर्स के केस में एक बार हमने सारे रिएक्टेंट्स को अंदर कर दिया, डिस्चार्ज वाल्व हमारा बंद रहता है, अंदर रिएक्शन हमारा हो रहा है, रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही हम डिस्चार्ज वाल्व खोलते हैं और मटेरियल को बाहर की तरफ हम आगे ट्रांसफर लेते हैं. बट CSTR के केस में क्या रहता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो काफी कम है. जैसे ही रिएक्टेंट्स रिएक्टर के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इस केस में हमारा डिस्चार्ज वाल्व कंटिन्यूअसली ओपन रहता है. जो हमारे रिएक्टर के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है वही सेम कॉन्सेंट्रेशन हमें रिएक्टर के आउटलेट में मिलता है. सो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर के केस में कॉन्टिन्यूअस रिएक्टेंट्स भी इन हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट भी विड्रॉ होता रहता है. इसको बेसिकली यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्लग फ्लो रिएक्टर्स के केस में. फ्रेंड, इस केस में आप देखिए इस तरफ से आपके रिएक्टेंट्स इन हो रहे हैं, इसके अंदर आपकी कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट आपका बाहर की तरफ से विड्रॉ हो रहा है. फ्रेंड्स, इस केस में याद रखने वाली बात है कि जो हमारा रिएक्टर होता है वो बेसिकली एक ट्यूब शेप का होता है. इस केस में जो भी मिक्सिंग होती है वो आपकी अलोंग द रेडियस, इस डायरेक्शन में आपकी मिक्सिंग होती है और फ्रेंड्स रिएक्टेंट्स इधर से इन हो रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका यहां से निकल रहा है. हर एक लेंथ पे आपका जो कंपोजिशन है वो वेरी होता रहता है. सो फ्रेंड्स, याद रखने वाली बातें, प्लग फ्लो रिएक्टर के केस में
इसे हम कॉन्टिन्यूअस ट्यूबुलर रिएक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि कांस्टेंट ट्यूब होती है जिसके अंदर रिएक्शन, एक लंबी सी ट्यूब जैसी होती है जिसके अंदर रिएक्शन होता रहता है। केमिकल्स को एक तरफ से इन किया जाता है और दूसरी तरफ से आउट किया जाता है। जो भी हमारी मिक्सिंग होती है वो बेसिकली हमारी रेडियल डायरेक्शन में होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रेडियल डायरेक्शन में हम ये कंसिडर करते हैं कि अलोंग द लेंथ ऑफ द होल पाइप छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे हैं, ये एज्यूम किया जाता है। जो रेसिडेंस टाइम होता है प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर, बेसिकली प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर जो रेसिडेंस टाइम होता है इसके ऊपर ही हमारा कंपोजिशन डिपेंड करता है। इसको बेसिकली प्रेफर्ड किया जाता है गैस लिक्विड रिएक्शंस के लिए। जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमें प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे मिलता है वो डिफरेंट मिलता है अलोंग द लेंथ। सो फ्रेंड्स याद रखिए, प्लग फ्लो रिएक्टर के केस में याद रखने वाली बातें, रिएक्टर हमारा एक ट्यूबुलर शेप का रहता है, मिक्सिंग हमारी रेडियल डायरेक्शन में होती है, बेसिकली इसको गैस लिक्विड रिएक्शंस के लिए प्रेफर किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलोंग द लेंथ हमारा कॉन्टिन्यूसली वेरी होता रहता है। सो फ्रेंड्स होप अब आपको पीएफआर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे वेरियस एमओसी। एमओसी मींस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। लाइक रिएक्टर्स का पहले हमने क्लासिफिकेशन जो प्रीवियस स्लाइड्स में देखा वो हमने देखा कि जो रिएक्टर्स के अंदर अलग अलग तरीके से रिएक्शंस होते हैं उसके बेस पे हम रिएक्टर्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग एमओसी क्या पॉसिबल है रिएक्टर्स की। सो फ्रेंड्स कॉमनली यूज्ड एमओसीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली एमओसी होती है स्टेनलेस स्टील, हम सबने देखा है, इसके काफी सारे रिएक्टर्स हमने देखे हैं यूज होते हुए। सेकेंड इज कास्ट आयरन सीएस, थर्ड वन इज एमएस माइल्ड स्टील। फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात करते हैं हेस्टेलॉय। ये बेसिकली एक एलॉय होता है निकेल, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड क्रोमियम का, और इसकी खासियत होती है इट अलाउज एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस इन वाइड रेंज ऑफ सेवियर एनवायरमेंट्स। फ्रेंड्स हेस्टेलॉय का रिएक्टर, हेस्टेलॉय एमओसी मींस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस मटेरियल का आपका रिएक्टर बना हुआ है। फ्रेंड्स एसएस हम यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं। हेस्टेलॉय, फ्रेंड्स हेस्टेलॉय एक एलॉय होता है। एलॉय मींस एक कई चीजों के मिक्सचर से बनी हुई धातु, उसको एलॉय बोलते हैं। तो हेस्टेलॉय में बेसिकली आपका निकेल एक एलिमेंट है, मॉलिब्डेनम दूसरा एलिमेंट है, टंगस्टन दूसरा, क्रोमियम दूसरा, और इन सबके मिक्सचर की वजह से इसमें जो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज आती हैं उस वजह से ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो कहीं भी जहां भी हमें कोई रिएक्शन करवानी है जो हमारी काफी ज्यादा कोरोजिव केमिकल्स हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स हम हेस्टेलॉय रिएक्टर चूज करते हैं। फ्रेंड्स सिमिलरली अदर जो हमारे एमओसीज पॉसिबल है वो है इनकोनल। फ्रेंड्स इनकोनल जो होता है ये भी एक एलॉय है, ये बेसिकली निकेल, आयरन और क्रोमियम का एलॉय होता है। इसको फ्रेंड्स यूज किया जाता है उस केसेस में जहां पे हमें एसिड रेजिस्टेंस चाहिए हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में। मान लीजिए हमें कोई रिएक्शन करवाना है, एसिडिक मीडियम और टेम्परेचर काफी हाई है। फ्रेंड्स इनकोनल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो मटेरियल है ये एक थिक ऑक्सीडाइज लेयर फॉर्म करता है व्हेन इट इज हीटेड, और इस वजह से ये अपने जो सरफेस है उसको केमिकल अटैक से बचा लेता है। सो फ्रेंड्स याद रखिए इनकोनल के भी रिएक्टर्स हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और ये तब यूज किया जाता है जब हमें कोई ऐसा रिएक्शन करना है जो हमारा आपका बेसिकली हाई टेम्परेचर्स पे होता है। फ्रेंड्स एक और अलॉय है हमारा मोनल। फ्रेंड्स मोनल जो होता है ये कंपोजिशन होता है निकेल एंड कॉपर का। इसका में निकेल का रेशियो 2 होता है तो कॉपर का रेशियो 1 होता है। फ्रेंड्स इसको बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें डाइल्यूट एसिड्स यूज करने हैं, और फ्रेंड्स इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये हाई टेम्परेचर्स पे काफी अच्छी रहती हैं। सो फ्रेंड्स मोनल एक और एलॉय है जिसके रिएक्टर्स आप रेयरली देखेंगे, बट आप देखेंगे इंडस्ट्री में कभी ना कभी जब हाईली एसिडिक मीडियम्स में आपकी रिएक्शन होनी है तो आपको मोनल, इनकोनल, हेस्टेलॉय और ग्लास लाइन रिएक्टर्स ये आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर्स। फ्रेंड्स ग्लास लाइन रिएक्टर्स का बेसिकली यूज तब किया जाता है जब आपको जो रिएक्शन है वो हाईली एसिडिक केमिकल्स की करवानी है। इस केस में अगर आप एसएस यूज करेंगे या आप और कोई एलॉय यूज करेंगे तो रिएक्टर डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स इस केस में रिएक्टर डैमेज से बचने के लिए हम ग्लास लाइन रिएक्टर को प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स इन सारे अलॉयज के बीच में के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसीलिए इस लेक्चर में मैंने जस्ट आपको शॉर्ट में हल्का सा आइडिया दिया है कि आपको कंफर्म हो जाए। सो फ्रेंड्स आज के रिएक्टर में, आज के बेसिकली डिस्कशन में हमने जो सीखा वो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्टर्स डिपेंडिंग ऑन उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उसके टाइप के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हमने देखा, और
अलग अलग तरीके के एमओसीज देखे कि अगर हम एमओसीज की बात करें तो बेसिकली कितने तरीके के नॉर्मल एमओसीज जो हैं जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स और भी तरीके के एमओसीज होते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बट उनके बारे में मैंने वो आप रेयरली देखेंगे और मतलब उसकी जो यूज करने की फ्रीक्वेंसी है वो और कम है, इसलिए उनको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। मैंने बेसिकली वो यहाँ पे कवर किए हैं एमओसीज जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्टर और बेसिकली कौन से पार्ट का क्या काम रहता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।